नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं क्रिया का एक ऐसा अध्याय जो प्राय हम लोग प्रयोग में लाते हैं और वो है संयुक्त क्रिया। अंग्रेजी में इसे कंपाउंड वर्ब कहते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग संयुक्त क्रिया पर एक विस्तृत अध्ययन। संयुक्त क्रिया जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनकर नया अर्थ देती है। यहाँ धातु जो है आपको याद रखना है। धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को, जैसे एक शब्द लेते हैं पढ़, तो ये पढ़ क्रिया का मूल रूप है। इसी में हम लोग पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, पढ़ूंगा, पढ़ाई, इस तरीके के प्रत्ययों को जोड़कर नया शब्द बनाते रहते हैं। तो ये हो गया क्रिया का धातु रूप। संयुक्त क्रिया में धातु रूप दो या दो से अधिक होंगे लेकिन नया अर्थ देंगे, यानी एक ही क्रिया का काम करती है। दो क्रियाएं होंगी लेकिन एक ही क्रिया का काम करेगी, वह संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उसने खाना खा लिया, तो देखिए खा और लेना ये एक क्रिया है और ये एक क्रिया है। दो क्रियाओं के मेल से ये वाक्य पूर्ण रूप पर आया, लेकिन इसमें जब दो क्रियाओं का संयोजन हो गया तो ये कहलाएगी संयुक्त क्रिया और एक नया अर्थ दे रहा है। खा लिया अर्थात उसने खाना फिनिश कर लिया। मैं पढ़ लिया करता हूँ, यहाँ देखिए पढ़, लेना और करना, तीन क्रियाओं का संयोजन हो रहा है, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। वह बढ़ता चला आ रहा है, तो देखिए बढ़ता चला आ, फिर अगर हम लोग रहा है इसे भी जोड़ दें, सहायक क्रियाओं को भी, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि इसमें दो धातु या दो से अधिक धातुओं का संयोजन हो रहा है। उसी प्रकार उसे आने दिया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर पांच, उस आने दिया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं आना, देना, जा सकना क्रियाओं का दो और दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है और इसी व्यवस्था को हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि संयुक्त क्रिया कैसे बनाए जाते हैं। देखिए संयुक्त क्रिया जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें मुख्य क्रिया की भूमिका अनिवार्य होती है। सहायक क्रिया जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये होना कंपलसरी है। संयोजी क्रियाएं और रंजक क्रियाएं, इन चार क्रियाओं के योग से हम लोग संयुक्त क्रियाओं का गठन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मुख्य क्रिया पर, जिसे अंग्रेजी में मेन वर्ब कहते हैं। ये मुख्य क्रिया क्या है? देखिए संयुक्त क्रियाओं में एक क्रिया मुख्य होती है, वह कर्ता या कर्म के मुख्य व्यापार को लक्षित करती है। अर्थात जब आप कहीं वाक्य देखते हैं संयुक्त क्रिया, तो एक बात आप जरूर जान लीजिए कि संयुक्त क्रिया में एक ऐसी क्रिया तो श्योर होगी जो मुख्य क्रिया, या इसे अंग्रेजी में हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, ये होगी ही होगी। ठीक है, अभी हम लोग जो उदाहरण पढ़े हैं उसी में से ढूंढ लेते हैं। यहाँ देखिए उसने खा लिया है, तो ये जो खा है ना, ये है आपका मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया का जो सहयोग कर रही है वो है लिया है। तो मुख्य क्रिया होनी ही है, ये कंपलसरी है। मुख्य क्रिया अगर नहीं होगी तो संयुक्त क्रिया की संकल्पना भी नहीं की जा सकती। उसी प्रकार यहाँ देखिए मैं पढ़ लिया करता हूँ, तो ये जो पढ़ है ये मुख्य क्रिया है। उसी प्रकार यहाँ देखिए वह बढ़ता चला आ रहा है, वह आ रहा है, ये जो आ रहा है ये मुख्य क्रिया है और बढ़ता चला आ रहा है ये उसके सहायक क्रियाओं में शुमार है। तो वह आ रहा है, कैसे आ रहा है? बढ़ता चला आ रहा है, धीरे धीरे या तेज तेज जैसे भी वो आ रहा है, तो ये है मुख्य क्रिया। उसे आने दिया जा सकता है, आना, ये है इसकी मुख्य क्रिया और बाकी जो है सब सहयोगी क्रियाएं, संयोजी क्रियाएं, रंजक क्रियाएं आदि है। तो संयुक्त क्रिया में एक बात हम लोगों को गांठ बांध लेनी है कि अगर कहीं भी हम लोग संयुक्त क्रिया देखते हैं तो उसमें मुख्य क्रिया का होना अनिवार्य है। बिना मुख्य क्रिया के संयुक्त क्रिया की संकल्पना नहीं हो सकती। अब हम लोग आ जाते हैं सहायक क्रिया पर। काल जिसे हम लोग टेंस कहते हैं, वचन जिसे हम लोग नंबर्स कहते हैं, एक वचन, बहुवचन, लिंग जिसे हम लोग जेंडर कहते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आदि का बोध कराने वाले क्रिया रूपों को सहायक क्रिया कहते हैं और इसे कहीं कहीं सहकारी क्रिया भी कहते हैं।
ये मुख्य क्रिया की रूप रचना में सहायक होने के कारण सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात ये जो सहायक क्रियाएं हैं, ये मुख्य क्रिया के घटित होने की, उसके लिंग की, उसके काल की, उसके वचन की जानकारी देते हैं। इसीलिए इसे हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। हम लोग पुनः उसी एग्जाम्पल्स पर चलते हैं और पता चल जाएगा कि उसने खा लिया है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ देख रहे हैं लिया है, तो ये क्रिया के पूर्ण पक्ष कहने का मतलब हुआ क्रिया के कंप्लीटनेस का बोध करा रहा है। खा लिया है और है, खा लिया है अर्थात काम पूर्ण हो गया। ठीक उसी प्रकार हम लोग जब यहाँ देखते हैं मैं पढ़ लिया करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ देखिए हूँ से हम लोगों को पता चल रहा है कि ये वर्तमान काल में है। अगर वो मैं पढ़ लिया करता था, मैं पढ़ लिया करूँगा, अगर ऐसे वाक्य रहते तो हम लोगों को पता चल जाता कि वो भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल किसके बारे में सूचित कर रहा है। तो ये तो वर्तमान काल के बारे में सूचित कर रहा है। वह बढ़ता चला आ रहा है, तो देखिए वह है, एक सर्वनाम है, ठीक है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ये पुरुष के बारे में बता रहा है, उसी के हिसाब से यहाँ क्रिया सेट हो रही है, उसे आने दिया जा सकता है। तो हम लोग इस नतीजे पर पहुँच रहे हैं कि अगर संयुक्त क्रिया में हम लोग मुख्य क्रिया देखते हैं, तो उसमें फिर सहायक क्रिया भी होती है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब, आपको ये बात याद रखनी है। अब आ जाते हैं हम लोग संयोजी क्रियाएं पर। ये संयोजी क्रिया क्या है अभी देखते हैं। देखिए संयोजी क्रियाएं मुख्य क्रिया के पक्ष, वृत्ति अर्थात मूड, और वाच्य अर्थात वॉइस की सूचना देती हैं। जैसे मैं पढ़ लिया करता हूँ, तो जैसे ही हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मैं पढ़ लिया करता हूँ, तो हम लोगों को इससे पता चल जा रहा है कि ये जो पढ़ने का काम करते हैं, ये हर दिन करते हैं, वर्तमान काल में है। तो ये किस पक्ष के बारे में बता रहा है, किस तरीके के बारे में बता रहा है? अभ्यास द्योतक पक्ष के बारे में बता रहा है। उसी प्रकार मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो ये इच्छा के बारे में बता रहा है। इच्छा बोधक वृत्ति, मूड उसके दिमाग में चल रहा है कि वो पढ़ ले, उसकी इच्छा है कि वो पढ़ ले। इसीलिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये जो संयोजी क्रियाएं हैं, ये या तो मुख्य क्रिया के पक्ष के बारे में, तरीके के बारे में बताएगी, वृत्ति अर्थात उसके मूड के बारे में, इच्छा के बारे में बताएगी, या वाच्य वॉइस के बारे में बताती है। यहाँ पर ये अभ्यास द्योतक पक्ष के बारे में बता रही है, मैं पढ़ना चाहता हूँ ये इच्छा वृत्ति के बारे में बता रही है। और कुछ वाक्य देखते हैं। मुझे पढ़ना पड़ता है, विवस्ता बोधक पक्ष। नहीं पढ़ना चाहता लेकिन पढ़ना पड़ता है, विवस्ता बोधक पक्ष है ये। लड़का पढ़ने लगा है, आरंभ द्योतक पक्ष अर्थात अभी अभी उसने पढ़ाई शुरू की है। लड़का पढ़ रहा है, सातत्य द्योतक पक्ष अर्थात कंटिन्यूअस, वो पढ़ाई करता जा रहा है। लड़का पढ़ता रहता है, अभ्यास द्योतक पक्ष अर्थात उससे पढ़ने की आदत लग गई है। लड़का पढ़ चुका है, पूर्णता बोधक पक्ष, क्रिया के पूर्ण पक्ष का यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए कुछ वृत्ति के बारे में, कुछ मूड के बारे में। जैसे मैं अब पढ़ सकता हूँ, अर्थात किसी बच्चे में ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो अब पढ़ सकता है। तो ये है शक्यता द्योतक अर्थात सकने की जो भावना है वो उसके अंदर जागृत हो गई है। अब मैं पढ़ नहीं सकूंगा, तो देखिए ये कैसी वृत्ति को दर्शा रहा है? असमर्थता द्योतक अर्थात अब उसकी इच्छा नहीं हो रही है कि वो और पढ़े। मुझे पढ़ना पड़ता है, तो ये देखिए विवस्ता द्योतक, ये भी एक प्रकार की वृत्ति को, एक प्रकार के मूड को दर्शा रहा है कि मैं पढ़ना नहीं चाहता लेकिन फिर भी मुझे पढ़ना पड़ता है। इसके बाद देखिए संयोजी क्रियाएं जो होती हैं वो वाक्य के वाच्य जैसे हम लोग अभी तय किए, वॉइस का भी बोध कराती हैं। हिंदी में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कर्तृवाच्य जिसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं, कर्मवाच्य जिसे हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं, और भाववाच्य जिसे हम लोग इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। प्रायः जा धातु से वाच्य का प्रकटीकरण होता है, अर्थात जहां हम लोग जा धातु देखते हैं ना, वहां ये हम लोगों को समझ लेना है कि यहाँ पर वॉइस जो है वो, या वाच्य जो है वो सकर्मक है। कैसे? देखिए
किताब पढ़ी जा रही है। तो देखिए जा धातु आ गया है ना, इसका संरचना रूप क्या है, देखिए ई जा रह, तो ये हो गया आपका कर्मवाच्य। ठीक उसी प्रकार देखिए उसे बुलाया जा रहा है, तो देखिए यहाँ भी जा आ गया है, और जहां भी आपको जा दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि वो प्रायः टाइम कर्मवाच्य या पेशिव वॉइस होता है। तो देखिए बुलाया जा रहा है, रूप संरचना देखिए आ जा रा, तो ये दोनों वाक्य जो है ये कर्मवाच्य में है। और यहाँ देखिए उससे अब दौड़ा नहीं जाता, तो देखिए दौड़ा आ और यहाँ जा, आ और जा, इसमें एक भाव प्रदर्शित हो रहा है, इसीलिए ये भाववाच्य कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोगों को संयुक्त क्रियाओं का निर्माण करना है तो उसके लिए हम लोगों को मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया, संयोजी क्रियाओं का प्रयोग और अंत में रंजक क्रियाओं का प्रयोग करना पड़ता है। अब हम लोग देख लेते हैं रंजक क्रियाएं क्या है। रंजक क्रियाएं मुख्य क्रिया के अर्थ को रंजित करती हैं। रंजित करती हैं अर्थात विशिष्ट छवि प्रदान करती हैं। विशिष्ट छवि या उसके अर्थ को और भी इंटेंसिफाई कर देती है, रंजित कर देती है, रंग भर देती हैं। ठीक है, रंजक क्रियाओं पर मैंने एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जरूर देख सकते हैं। पिछले साल मोहन के दादाजी चल बसे थे, तो देखिए ये जो चल बसे थे ना, ये है रंजक क्रिया, एक विशिष्ट अर्थ को ये यहाँ पर एक्सप्रेस कर रही है। राघव का नया व्यापार भी चल निकला, अर्थात राघव ने एक दो व्यापार किया था, वो भी चल निकला, ये जो नया व्यापार किया वो भी उसका सक्सेसफुल हो गया, राहुल का नया व्यापार भी चल निकला। उसे रमेश आता दिखाई दिया, देखिए आता दिखाई दिया, देख रहे हैं, तो ये सब जो है वो रंजक क्रियाओं का एक रूप है। तो इस तरीके से हम लोग ये जान पाते हैं कि अगर हम लोगों को संयुक्त क्रियाओं का निर्माण करना है तो उसके लिए हम लोगों को मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया का होना आवश्यक है, सहायक क्रिया का होना आवश्यक है, संयोजी क्रियाएं और रंजक क्रियाएं। वास्तव में इन्हीं सब क्रियाओं के मेल से ही संयुक्त क्रियाओं की रचना होती है, लेकिन दो या दो से अधिक धातुओं के प्रयोग के बावजूद ये अर्थ बदलती नहीं बल्कि एक नया अर्थ देती है। अब हम लोग देखते हैं संयुक्त क्रियाओं के कुछ विशेष द्रष्टव्य। देखिए कहीं कहीं संयुक्त क्रिया के दोनों पदों का क्रम तथा रूप बदलने पर उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मोहन ने उसे मार दिया, यहाँ अर्थ निकल रहा है जान से मार दिया। हालांकि इसमें आपका टेम्पो, आपका अनुतान, बलाघात, इन सब चीजों का अपना अपना रोल है, अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन नॉर्मली इसका मतलब निकलता है मोहन ने उसे मार दिया, अर्थात जान से मार दिया। मोहन ने उसे दे मारा, तो ये दे मारा अचानक चोट कर दी। तो देखिए यहाँ पर मार दिया और यहाँ पर दे मारा, केवल हम लोगों ने यहाँ पर इसका क्रम बदल दिया है। ठीक है, और क्रम बदलने से देखिए अर्थ में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। दूसरी बात, निषेधात्मक वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ रंजक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। अर्थात अगर आप रंजक क्रिया की कोई भी वाक्य लिख रहे हैं तो मुख्य क्रिया जो है जिसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं उसके साथ नहीं का प्रयोग नहीं हो सकता। अर्थात रंजक क्रियाओं में नहीं का प्रयोग नहीं होगा। जैसे उसे भूख लगाई, तो ये लग आई जो है ये रंजक क्रिया है, लेकिन उसे भूख नहीं लगी आप ऐसे ही लिखेंगे। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि उसे भूख नहीं लगाई, नहीं, वो गलत हो जाएगा। अर्थात रंजक क्रियाओं में निषेधात्मक वाक्यों का प्रयोग नहीं होता। मोहन चिल्ला उठा, तो मोहन नहीं चिल्लाया। सुरेश ने काम कर दिया, सुरेश ने काम नहीं किया। तो इस तरीके से हम लोग संयुक्त वाक्य के जितने भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन सभी पर विचार किया। मेरा ये मानना है कि ये जो संयुक्त क्रिया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।